यूपी सीनेट सेकंड राउंड की काउंसलिंग में अगर आपने पार्टिसिपेट किया था बट आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, या फिर जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो कॉलेज आपको पसंद नहीं है और अब आप सीट अपग्रेडेशन के रिगार्डिंग सोच रहे हो, मॉपअप राउंड को लेकर के अगर कंफ्यूज हो, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। वीडियो को एंड तक देखना एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना, जिससे अपकमिंग वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल, इट्स मी आकृति सिंह। जैसा कि अभी रिसेंट में मैंने मॉपअप राउंड के रिगार्डिंग एक वीडियो अपलोड कर दिया था और मुझे लगा था कि अब मॉपअप राउंड का तो लास्ट राउंड है। अब ये काउंसलिंग रिलेटेड वीडियो का जो सेशन मैं चला रही थी, वीडियो अपलोड कर रही थी, अब उसको एंड करने का टाइम आ गया था। बट ये सोच करके मैंने लास्ट वीडियो अपलोड करी थी, बट उसके बाद भी अभी मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉल आया। आई थॉट कि अभी एक काउंसलिंग रिलेटेड जो गाइडेंस वीडियो अपलोड करने का ये जो सीरीज चल रहा है मेरे चैनल पे, अभी वो एंड करने का सही टाइम नहीं आया है। दैट्स व्हाई आई एम हियर विथ वन मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो रिलेटेड टू योर काउंसलिंग। गाइज, स्टूडेंट, इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखना। इस वीडियो में मैं आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर करने वाली हूँ कि आपको कॉलेज क्यों नहीं अलॉट हुआ, कौन सी गलती आपने करी थी, कौन सी गलती करने से बचना है, अगर आप सीट अपग्रेडेशन के बारे में सोच रहे हो तो उसका क्या रूल रेगुलेशन है, और मॉपअप राउंड की एक्चुअल रियलिटी क्या होती है। तो एक भी पार्ट मिस मत करना, वन बाय वन हर एक पॉइंट को अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यूपी सीनेट सेकंड राउंड की काउंसलिंग में आपको कॉलेज क्यों नहीं अलॉट हुआ, इसके क्या क्या एक्सपेक्टेड रीजन हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज तो ये, आई डोंट नो वाई स्टूडेंट्स को मतलब इतना समझाने के बाद भी बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है। तो मैं बेटा बता दूं कि ये जो कॉलेज अलॉटमेंट का प्रोसेस होता है वो आपके रैंक, कैटेगरी, प्रेफरेंस लिस्ट और नंबर ऑफ सीट्स, ये चार चीजों पे डिपेंड करता है। आपके चाहने या ना चाहने से या फिर आपके घर के लोकेशन पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, बहुत बार बच्चों का मतलब ऐसा डाउट आता है कि दीदी मुझे तो ये कॉलेज चाहिए था, मुझे ये कॉलेज क्यों अलॉट हो गया, जो अलॉट हुआ है वो मेरे घर से बहुत दूर हुआ है, ये वाला कॉलेज तो मेरे पास था, ये वाला कॉलेज क्यों नहीं अलॉट हुआ, इस तरीके का करके बच्चों का डाउट आता है। तो देखो बेटा, तुम क्या चाहते हो उससे कोई मतलब नहीं है, जो तुम चाहते हो उसके अकॉर्डिंग तुम्हारे मार्क्स भी होने चाहिए। और देखो, मैं किसी भी बच्चे को एवरेज या कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आपको एक रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि आज के टाइम में नर्सिंग के फील्ड में एंटर होना बहुत बड़ा कंपटीशन है। हर एक लेवल का बच्चा इस एग्जाम को दे रहा है। वो बच्चे भी दे रहे हैं जो पिछले 3-4 साल से नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे, वो बच्चे भी दे रहे हैं जिनका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, नर्सिंग एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, रीजनिंग सारी चीजें क्लियर है। कुछ वो बच्चे भी दे रहे हैं जिनका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट तो नहीं है लेकिन फिर भी तुक्का ठीक ठाक लगा लेते हैं, और इसी में वो बच्चे भी हैं जो मिनिमल प्रिपरेशन के साथ अपीयर हो रहे हैं। तो मार्क्स ऑब्वियस सी बात है ना कि इतने वैरायटी ऑफ स्टूडेंट अगर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं तो मार्क्स का रेंज भी तो वैरी करेगा। कट ऑफ इस बार अनएक्सपेक्टेडली बहुत हाई गई है। पहले मुझे लगा था कि 90+ वाले बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो फर्स्ट राउंड के पहले अगर मेरे पास कुछ बच्चों का मैसेज आया था, जैसे किसी के मार्क्स 96 थे 97 से, तो मैंने उनको सजेस्ट किया था कि हाँ आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि मुझे लगा था कि मिल जाएगा। बट अनएक्सपेक्टेडली जब राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट हुआ तो मुझे उन बच्चों के कॉल आए, दीदी 96 मार्क्स था लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, 95 मार्क्स था गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि भाई इस बारी की जो कट ऑफ गई है ना वो अनएक्सपेक्टेडली हाई गई है। तो नीट तो था ही अपने आप में एक अलग लेवल का कंपटीशन। बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए अभी नर्सिंग जो है ना बहुत बड़ा कॉम्पिटेटिव फील्ड हो गया है। तो हर एक बच्चे को नर्सिंग में आना है, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, सबको नर्सिंग ऑफिसर ही बनना है। बट वो सब चीज करने के लिए तुम्हें बीएससी नर्सिंग कोर्स करना पड़ेगा, और किसी को जीएनएम नहीं करना है, सबको बीएससी नर्सिंग ही करना है। तो ऑटोमेटिकली इस कोर्स की डिमांड बढ़ी है, कोर्स की डिमांड बढ़ी है तो कंपटीशन लेवल बढ़ा है, और जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ेंगे तुम्हारा कंपटीशन उतना ही ज्यादा हाई चला गया है। तो अब अगर तुम्हारे मार्क्स 60 है, 70 है, 80 है और तुम सोच रहे हो कि तुमने गवर्नमेंट कॉलेज भरा, तुमको चाहिए तो तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो पहला रीजन, अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो उसका पहला रीजन ये हो सकता है कि आपके मार्क्स कम थे और आपने जो कॉलेजेस फिल करे थे वो कॉलेजेस में कट ऑफ हाई गई थी। सपोज आपने अपने प्रेफरेंस लिस्ट में सारे गवर्नमेंट कॉलेज रखे थे, आपका मार्क्स 75 था या 75 से लेके 80 के बीच का था, और गवर्नमेंट कॉलेज की जो कट ऑफ थी वो 100+ जा रही थी। तो ऐसे कंडीशन में बेटा अगर आपका मार्क्स 75 से 80 के बीच में है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज कैसे अलॉट होगा। तो बहुत सारे बच्चों का ऐसा भी कॉल आया था जिनके मार्क्स 75 से लेके 80 के अप्रॉक्स थे और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस लिस्ट में गवर्नमेंट कॉलेज को ही रखा था। तो ऐसे स्टूडेंट को
गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। ठीक है, पहला रीजन ये कि आपका मार्क्स कम था और आपने अपने लिस्ट में सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज रखा था, तो गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ अनएक्सपेक्टेडली बहुत हाई गई है, तो इस वजह से आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। दूसरी चीज, अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो उसका रीजन ये हो सकता है कि आपने अपने प्रेफरेंस लिस्ट में बहुत ही कम नंबर ऑफ कॉलेजेस को रखा था। अब जैसे कि स्टूडेंट्स का बहुत सारा कंडीशन है, कॉलेज अपने घर के पास चाहिए, कॉलेज मेन सिटी में चाहिए, कॉलेज आईएमसी अप्रूव्ड चाहिए। ठीक है, एज अ स्टूडेंट एक अच्छा कॉलेज आप सभी डिजर्व करते हो, लेकिन बेटा कट ऑफ भी तो मैटर करती है। हमारे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता है। देखो जैसे कि मैं, हाँ, एक टाइम पे नीट एस्पिरेंट थी। ठीक है, मेरा सपना था कि मुझे एमबीबीएस करना है, बहुत बड़ा वाला सपना था, बट मतलब इस लेवल का सपना था कि मैं नर्सिंग फील्ड के बारे में सपने में भी अगर मुझे सपना आए ना, तब भी मैं उस नर्सिंग के बारे में नहीं सोचती थी, सिर्फ एमबीबीएस। मेरे सपने में केजीएमयू, एम्स, बीएचयू ये सब रहता था। बट एक्चुअल में क्या हुआ, मेरी कट ऑफ उतनी नहीं गई, मेरा मार्क्स उतना अच्छा नहीं आया। फिर एक टाइम आया कि मुझे मतलब घर वालों की बात मान के नर्सिंग में एडमिशन लेना पड़ा, बट मेरा मन नर्सिंग को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं था। उस टाइम मैं सोच रही थी कि ठीक है चलो एमबीबीएस नहीं मिला तो बीएमएस कर लेती हूँ। ठीक है, तो फिर भी नीट, कभी पेपर लीक हो जा रहा है, कभी कुछ, तो प्राइवेट बीएमएस कॉलेजेस की फीस बहुत ज्यादा हाई है, ये सब कुछ, डेंटल करना नहीं है, होम्योपैथी पढ़ना नहीं है, तो ये सब रीजन की वजह से भाई नहीं, मुझे बीएमएस भी मुझे नहीं मिल पाया। तो मेरे चाहने से क्या होता है, मेरा उतना मार्क्स भी तो आना चाहिए ना। तो सेकंड रीजन ये था मेरे बच्चे कि आपने प्रेफरेंस लिस्ट में 5-6 कॉलेजेस रखे जो आपके घर के पास के थे, और उन 5-6 कॉलेजेस की कट ऑफ बड़ी हाई गई, मतलब आपके मार्क्स मान लो 60 थे और उस कॉलेज में एडमिशन 70 प्लस वाले बच्चों का हो रहा था, तो ऐसे केस में भी आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। ठीक है, तीसरी चीज, बहुत सारे बच्चों ने ये मिस्टेक करी थी, रैंडम कॉलेज फिल कर दिया था। कुछ बच्चों के मन में ये डाउट था कि जो कॉलेज आप मिड में रखोगे, चाहे जो कॉलेज आप लास्ट में रखोगे, वही अलॉट होता है, तो इसलिए जो कॉलेज उनको चाहिए था उसको उठा के उन्होंने लास्ट में रख दिया। तो जिन बच्चों ने ये काम किया वो बच्चे बहुत ही बड़ी गलती किए, और मैं अपनी हर वीडियो में बताती रही। जब तक मेरे पास बच्चों का कॉल आया, मुझे अभी भी, मतलब अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ है, फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड की काउंसलिंग में जो स्टूडेंट्स मेरे पास कॉल कर रहे होंगे उनको पता रहेगा। मैं जॉब भी करती हूँ, तो जॉब से फ्री होने के बाद शाम के 5 बजे से लेकर के रात के 11-12 बजे तक मैं स्टूडेंट्स को फ्री काउंसलिंग गाइडेंस प्रोवाइड किए जा रही थी। एक दिन में 15 कॉल, 20 कॉल, कभी कभी मैं 25-30 कॉल रिसीव कर रही थी स्टूडेंट का, और मैं हर एक बच्चे को समझा रही थी कि बेटा आपको जो कॉलेज चाहिए आप उसको अपने प्रेफरेंस लिस्ट में टॉप पे रखिए, लेकिन अगर आपके मार्क्स कम है तो आप नंबर ऑफ कॉलेजेस ज्यादा से ज्यादा फिल करिए, आप अपने लिमिटेशन की बाउंड्रीज को थोड़ा सा बढ़ाइए। बजट रिलेटेड गाइडेंस, कौन से कॉलेजेस को कैसे रखना है, मैंने सब कुछ गाइड किया। बट गाइडेंस के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट ने गलती करी। अब जैसे कि सपोज आपका मार्क्स है 80, एक एग्जांपल दे रही हूँ, आपका मार्क्स कितना है 80 है। ठीक है, 80 मार्क्स पे आपको आईएनसी के कॉलेजेस मिल सकते थे, लेकिन आपने स्टार्टिंग के 10 कॉलेजेस नॉन आईएनसी रख लिए, और 10 के बाद 11वें से लेकर 20 तक आपने आईएनसी कॉलेज रख लिया। ठीक है, अब 1 से 10 तक आपके 80 मार्क्स हैं, आपको इजिली नॉन आईएनसी का यूजुअली कट ऑफ डाउन जाता है, और आपके मार्क्स तो अच्छे हैं, तो जिसके मार्क्स अच्छे हैं उसका लो कट ऑफ वाले कॉलेज में तो बड़े आसानी से एडमिशन हो जाएगा। तो 1 से 10 जो उसने आईएनसी नॉन आईएनसी रखा था वही कॉलेज अलॉट हो गया। अब बच्चे का डिमांड की थी, मुझे तो आईएनसी चाहिए था, नॉन आईएनसी मिल गया। तो भाई तूने बेटा नॉन आईएनसी टॉप पे रखा ही क्यों था? अगर आपको आईएनसी चाहिए था तो आपको टॉप पे आईएनसी रखना था। और ये बात मैं फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की गाइडेंस जब से प्रोवाइड कर रही हूँ तब से मैं बता रही हूँ कि जो चाहिए उसको टॉप पे रखो। उस कॉलेज की कट ऑफ कितनी जाएगी, क्या जाएगी, ये बाद की बात है, बट जो चाहिए उसको तुम टॉप पे रखो। और अगर तुम्हारे मार्क्स कम है तो तुम ज्यादा से ज्यादा कॉलेजेस को फिल करो, लेकिन अपने प्रेफरेंस के हिसाब से लोकेशन देख लो, आईएनसी अप्रूवल देख लो, अपना बजट देख लो, उस तरीके से तुम कॉलेज को फिल करो। बट नहीं, जिन बच्चों ने बात मानी उन बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ, और मुझे बहुत खुशी हो रही है। अगर वो स्टूडेंट मेरा ये वीडियो देखेगा तो प्लीज बताना। एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया है जिसको जीएसवीएम कॉलेज कानपुर अलॉट हुआ है, और भी 2-4 ऐसे स्टूडेंट थे जिनको गवर्नमेंट अलॉट हुआ है, और उन बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि दीदी कॉलेज अलॉट हो गया। उस दिन मैं सच बता रही हूँ, मतलब ऐसा लग रहा था ना कि मेरा कोई सपना पूरा हो गया। मेरी गाइडेंस की वजह से अगर किसी बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जा रहा है तो भले यार वो मुझे भूल जाए एक टाइम के बाद, बट मैं नहीं भूलूंगी कि एक स्टूडेंट को मैंने कुछ ऐसा अच्छा किया अपनी लाइफ में कि एटलीस्ट मेरे गाइडेंस से किसी बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज मिला। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनको कॉलेज मिलने का चांस ही नहीं था, बट उन बच्चों को भी प्राइवेट कॉलेज मिला। तो ये सब चीजें, मैं ऐसा नहीं कह रही कि मैं बहुत बड़ी काउंसलर हूँ या मैं बहुत, ऐसा नहीं कह रही, बस मैं ये कह रही हूँ कि मैंने जो इंस्ट्रक्शंस दिए, जिस हिसाब से दिए,
जिन बच्चों ने उसको फॉलो किया उसका पॉजिटिव रिजल्ट आया। तो इसलिए मेरे अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल आ गया है कि भाई अगर मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्ट कर रही हूँ तो जो कॉन्सेप्ट समझ के मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ वो कॉन्सेप्ट सही हो रहा है, सही प्रूफ हो रहा है। इसलिए मैं आपको कॉन्फिडेंटली बता रही थी कि आप ऐसे ऐसे करो, बट फिर भी आप लोगों ने मिस्टेक की। तो अगर आपका कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट में मिस्टेक हुआ या फिर आपको मार्क्स कम थे और आपने कट ऑफ जो कॉलेज भरा उसका कट ऑफ ज्यादा चला गया, ये कुछ ऐसे रीजन है जिसकी वजह से आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। या फिर अगर कोई कॉलेज अलॉट हुआ और वो आपको पसंद नहीं था, इसका मतलब ये कि आपके प्रेफरेंस लिस्ट में कुछ ना कुछ मिस्टेक थी। तो कुछ ये सारे सिचुएशन की वजह से आपको कॉलेज नहीं मिल पाया सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में। तो ये डाउट आई होप आपका क्लियर है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में कॉलेज मिला है लेकिन वो कॉलेज पसंद नहीं है और तुम सीट अपग्रेड करने के बारे में सोच रहे हो, तो भाई रुक जाओ 2 मिनट और मेरी 2-4 बातें सुन लो जो तुम्हारे बहुत काम आने वाली हैं। फ्री का लेक्चर है, ज्ञान है, ले लो, ठीक है। अगर आपको यूपी सीनेट के सेकंड राउंड की काउंसलिंग में जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो कॉलेज पसंद नहीं है और तुम मॉपअप राउंड के बारे में सोच रहे हो, और तो एक चीज सुन लो, राउंड 1 की काउंसलिंग में जो कॉलेज अलॉट हुआ था, अगर आपको वो कॉलेज पसंद नहीं था तो उस कॉलेज को फ्लोट में डाल करके सेकंड राउंड की काउंसलिंग में टेंशन फ्री होकर के अप्लाई करने का आपके पास मौका था। बट मॉपअप राउंड इज नॉट लाइक दैट। सेकंड राउंड में आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है, अगर वो कॉलेज आपको पसंद नहीं है तो आप पहले उस कॉलेज को 24 से जब मॉपअप राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो आप पहले उस कॉलेज को रिजाइन कर दोगे, तभी आप मॉपअप राउंड में आगे अपना चॉइस फिलिंग वगैरह करोगे। अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है और कॉलेज पसंद नहीं है तो आपके पास अपनी सीट को रिजर्व रखते हुए मॉपअप राउंड में जाने का कोई भी रास्ता नहीं है, जैसा कि वेबसाइट के पोर्टल पे जो इंस्ट्रक्शन है उसमें जो मेंशन है, जितना मैं समझ पा रही हूँ। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, बट जहां तक मैं इंस्ट्रक्शन पढ़ के समझ पा रही हूँ, सेकंड राउंड की काउंसलिंग या फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में अगर आपने अपनी सीट रिजर्व रखी थी तो मॉपअप राउंड में जब आप उसको रिजाइन कर दोगे तभी आपका आगे कुछ बात बढ़ेगा, अदरवाइज बात नहीं बढ़ेगी। तो सेकंड राउंड की काउंसलिंग में अगर तुम्हें कॉलेज अलॉट हो गया है तो, और तुम सोच रहे हो कि उसको रिजाइन वो नहीं चाहिए, तो भाई उसका कुछ आई थिंक जहां तक मैं समझ पा रही हूँ कुछ ऐसा रीजन होगा, या तो वो कॉलेज नॉन आईएनसी होगा, या फिर वो कॉलेज तुम्हारे घर से बहुत ज्यादा दूर होगा, या फिर वो कॉलेज थोड़ा सा आउटर पे होगा। ऐसे कुछ रीजन हो सकते हैं, या उस कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा होगी, जहां तक मैं समझ पा रही हूँ। तो देखो बेटा, नॉन आईएनसी और आईएनसी को लेकर के बच्चे ज्यादातर इसलिए परेशान है क्योंकि सबको नॉर्थ सेट देकर के नर्सिंग ऑफिसर बनना है। तो तुम पहले नॉर्थ सेट की रियलिटी जानो। नॉर्थ सेट कोई एडमिशन वाला एग्जाम नहीं है, नॉर्थ सेट इज जस्ट लाइक अ वैकेंसी। ये एग्जाम तब होगा जब जब नर्सिंग ऑफिसर की जरूरत पड़ेगी। सपोज तुम 2026 में अपना नर्सिंग एडमिशन करा के नर्सिंग कोर्स स्टार्ट कर लो और 2027-28 आते आते नर्सिंग ऑफिसर्स की अब जरूरत नहीं है, जितनी भी पोस्ट थी सब भर गई, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो नॉर्थ सेट एग्जाम क्यों होगा? बताओ, वैकेंसी क्यों आएगी? जब जगह खाली रहेगी तब तो वैकेंसी आएगी ना। और तुम नॉर्थ सेट के चक्कर में वो कॉलेज भी छोड़ रहे हो जो तुमको मिल सकता है, ठीक है। तो नॉर्थ, अगर तुम देखो, तुम ये सोचो कि तुमको क्या चाहिए। अगर तुम नॉन आईएनसी भी मान लो ले लेते हो तो नॉन आईएनसी का मतलब ये नहीं कि तुम यूजलेस हो। अगर तुम नॉन आईएनसी ले रहे हो तो भाई तुम्हारा कॉलेज भले आईएनसी अप्रूव नहीं है, पर तुम्हारा कॉलेज स्टेट मेडिकल फैकल्टी, स्टेट नर्सिंग काउंसिल से तो एफिलिएटेड है ना। अगर वो स्टेट मेडिकल फैकल्टी और स्टेट नर्सिंग काउंसिल से एफिलिएटेड है आपका, तो आप जैसे कि उत्तर प्रदेश स्टेट के कॉलेज से कर रहे हो, तो आप उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसीज आएंगी आप उन सारी वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। और क्या पता इन फ्यूचर नॉर्थ स्टेट या कुछ ऐसा एग्जाम आ जाए जिसमें आईएनसी एज वेल एज नॉन आईएनसी सभी कॉलेजेस के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, तो फिर तुम क्या करोगी बताओ? तब तो उस तुम फ्यूचर के बारे में सोचना अच्छा है, लेकिन अपने प्रेजेंट को इग्नोर करके तुम फ्यूचर के बारे में नहीं सोच सकते। सपोज बेटा, अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है, आपके पेरेंट्स हाई फाई कॉलेज नहीं अफोर्ड कर सकते, ऐसे में तो आपके लिए यही अच्छा है ना कि अगर आपको नर्सिंग में एंटर होने का मौका मिल रहा है तो वही बहुत है। बाकी डिसीजन आपका है, मैं जस्ट आपको कुछ पॉइंट्स ऑफ एस्पेक्ट बस आपके साथ डिस्कस कर लूँ। कुछ बच्चे लोकेशन की वजह से कॉलेज छोड़ रहे हो तो ठीक है, अपनी सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आई नो, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। बट बेटा, अगर आपके मार्क्स कम है और आपने ये राउंड में भी कॉलेज छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया, तो जरूरी नहीं है कि आपको मॉपअप राउंड में कॉलेज मिल ही जाए, ठीक है। तीसरी चीज, अगर तुम्हें कॉलेज पसंद नहीं आ रहा, तुम और अच्छा कॉलेज चाहते हो, तो एक चीज ध्यान में रख लो, जितने टॉप लेवल के कॉलेजेस होते हैं वो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में भर जाते हैं।
कुछ कुछ सीट्स टॉप लेवल के कॉलेजेस की या फिर मॉडरेट लेवल के कॉलेजेस की सेकंड राउंड की काउंसलिंग में बच जाती है, वो सेकंड राउंड तक फुल हो जाती है। मॉपअप में वही कॉलेजेस बचते हैं जिनको जो लो ग्रेड है, थोड़ा नॉन आईएनसी है, बहुत आउटर पे है, या फिर उसकी फीस बहुत ज्यादा है। तो तुम मॉपअप में ये सोच के जा रहे हो कि मॉपअप में तुम्हें कुछ और अच्छा मिल जाएगा, तो इस बारे में थोड़ा सा रुक करके सोच लेना, अपने प्रेजेंट कंडीशन को अपने फ्यूचर से सब कंपेयर करके सोच समझ लेना, ठीक है। तो कॉलेज छोड़ने के पहले तुम सब कुछ ध्यान रखना, अपने आप से कुछ सवाल पूछो कि तुम कॉलेज छोड़ क्यों रहे हो, नॉन आईएनसी या आईएनसी की वजह से, फी की वजह से, लोकेशन की वजह से, या फिर आपको कुछ ऐसा है कि मॉपअप में और अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। ये कुछ सवाल पूछना, कुछ ना कुछ जवाब आपको आपके मन से ही मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा भी अगर कुछ कंफ्यूजन आए तो ऑफकोर्स आप स्क्रीन पे देखे कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है कि अगर आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग को हम जा करके कॉलेज में पैसा वैसा दे दे, फिर सीट अपग्रेड करके मॉपअप में हम जाके अपेयर हो सकते हैं ना। तो देखो, मॉपअप में अपेयर होने के लिए आपको अपने कॉलेज से रिजाइन करना पड़ेगा अगर आप कोई सीट ले लेते हो, चाहे आपने फर्स्ट राउंड में लिया हो, फ्लोट करके छोड़ा था, या फिर सेकंड राउंड में लेकर फ्लोट करना चाहते हो, तो आपको मॉपअप में जाने के लिए रिजाइन करना पड़ेगा 24 जुलाई को ही, ठीक है। उसके बाद ही आप आगे का रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। तो ये कुछ रियलिटी है, कुछ रेस्ट्रिक्शन है मॉपअप राउंड में एंटर होने का। और मॉपअप राउंड का मैं आपको एक और रियलिटी बता दूं, एक्चुअल में मॉपअप राउंड कोई राउंड नहीं होता है, बस एक ये लास्ट चांस होता है जो यूनिवर्सिटी कॉलेज को देती है कि अगर आपके कॉलेज में नंबर ऑफ सीट्स अभी भी वैकेंट है तो आप लास्ट में स्टूडेंट्स को एक और मौका दे दीजिए। जो बच्चे फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में किसी को कहीं कॉलेज नहीं मिला, वो बच्चे मॉपअप में भी ट्राई कर लें, ठीक है। एक और चीज बच्चे ध्यान से सुन लेना, अगर तुम्हारे मार्क्स कम है और समहाउ तुमको सेकंड राउंड में कॉलेज मिल गया है, तो कॉलेज छोड़ने के पहले 10 बार सोच लेना। अगर तुम्हारे मार्क्स 55 से लेकर 65 के आसपास है, तो कॉलेज छोड़ने के पहले, अगर तुमको सेकंड राउंड में कॉलेज मिला और तुम उसको रिजाइन देने के बारे में सोच रहे हो, तो रिजाइन करने के पहले सोच लेना। क्योंकि मेरे पास कुछ बच्चों के, देखो मैं डरा नहीं रही हूँ, बस मैं तुमको रियलिटी बता रही हूँ, मेरे पास 2-4 ऐसे बच्चों के कॉल आए हैं जिनके मार्क्स 80 है, 82, 85 कुछ इस तरीके से, और वो बच्चे ना तो फर्स्ट राउंड में कराए ना सेकंड राउंड में काउंसलिंग कराए, और कराए भी तो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज ही फील के, अभी प्राइवेट के लिए उन्होंने किया नहीं। तो ऑब्वियस ही बात है कि 80-85 वाले बच्चे जो बचे हुए हैं वो मॉपअप में लास्ट में प्राइवेट कॉलेज के लिए फाइट करेंगे ही करेंगे। तो जहां 80 मार्क्स पे बच्चा फाइट कर रहा है और वहां 60 मार्क्स वाला भी फाइट कर रहा है, तो इट इज ऑब्वियस कि 80 मार्क्स वाले बच्चे को ही कॉलेज मिलेगा। तो अगर आपका मार्क्स 55 से लेकर 65 तक ही था और आपको समहाउ प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो गया है, तो उसको रिजाइन करने के पहले तुम सोच लेना, क्योंकि कंफर्म नहीं है कि तुम रिजाइन कर दो और तुमको मॉपअप में कॉलेज मिल जाए। बहुत सारे बच्चे ऐसा भी कह रहे हैं कि दीदी सेकंड में नहीं मिला तो मॉपअप में कंफर्म है ना कि मिल जाएगा। तो कैसे कंफर्म हो सकता है भाई, कौन कंफर्म कर सकता है? कट ऑफ कितनी जाएगी, कौन से कॉलेज में कितनी सीट बची है, कौन जानता है? जब तक सीट मैट्रिक्स आएगी नहीं तब तक सीट कितनी बची है पता चलेगा नहीं, जब तक चॉइस फिलिंग होगी नहीं, जब तक सीट अलॉटमेंट होगा नहीं, तब तक मॉपअप का कट ऑफ कितना गया ये पता चलेगा नहीं। और कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं कि हम कॉलेज में जाके डायरेक्ट एडमिशन करा सकते हैं क्या, ऐसे वैसे, या फिर मुझे भी कह रहे हैं कि दीदी आप करा दो। तो देखो बेटा, मैं कोई स्कैम के बारे में ना काम करती हूँ ना मैं कोई जानती हूँ। इनवैलिड तरीके से एडमिशन करा के तुमको कुछ नहीं मिलेगा, बेटर है कि तुम पूरे 1 साल का ड्रॉप ले लो। काउंसलिंग के इंस्ट्रक्शन में पूरा साफ साफ लिखा है कि डायरेक्ट एडमिशन का कोई प्रोविजन नहीं है, आपको काउंसलिंग के थ्रू ही एडमिशन मिलेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट एडमिशन के जाल में मत फंसना, तुम अपना अच्छे से काउंसलिंग कराओ। और अगर कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो यार नेक्स्ट ईयर एग्जाम दे देना या फिर कोई दूसरा कोर्स कर लेना। नर्सिंग इज नॉट अ लास्ट और सिंगल ऑप्शन, ठीक है। सो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में कॉलेज क्यों नहीं अलॉट हुआ, मॉपअप में जाने के पहले क्या लिमिटेशंस हैं, क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं। और मॉपअप में एक और बात का ध्यान तुम जरूर रखना, मॉपअप अब लास्ट है तो 2-4 कॉलेजेस भरने की गलती मत करना, ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ कॉलेजेस सेलेक्ट करना, क्योंकि अगर तुम्हारे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होगा भाई, तुम ज्यादा से ज्यादा कॉलेज अलॉट करोगे तभी तुमको कॉलेज मिलेगा। अदरवाइज अगर 2-4 कॉलेज भर दिया और फिर सोचो कि मिल जाएगा, यही मिल जाएगा, और वो कॉलेज नहीं मिला, तो उसका रीजन यही है कि जो तुमने सेलेक्ट किया था उसकी कट ऑफ तुम्हारे कट ऑफ से मैच नहीं करी है। तो इसलिए मॉपअप में तुम ज्यादा से ज्यादा कॉलेज भरना बस, अगर तुम्हें मॉपअप में एनी हाउ कॉलेज चाहिए तो। आई होप वीडियो में क्लियर हो गया है। और मॉपअप राउंड के रिगार्डिंग मैंने अलग से डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दी है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। बाकी नर्सिंग रिलेटेड कोई भी आप नोट्स चाहते हो या फिर कोई भी तरीके की गाइडेंस चाहते हो, तो आप स्क्रीन पे देखे कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और आगे कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हो मुझे जरूर बताना, ठीक है। सो अपना ध्यान रखो, हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।